दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार अनुभव फिर से आपके समक्ष अपनी जुनून सीरीज लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। हम आपसे अब तक लगातार पिछले 20 लेक्चरों में कुछ सवाल लेके मिलते रहे हैं। हम बहुत महत्वपूर्ण आने वाली जो परीक्षाओं में आपके सीधे पेपर में आएंगे उन सवालों को देख रहे हैं। यह सवाल आपके आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ, यूपी पुलिस, हरियाणा पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीएससी, इन तमाम इम्तिहानों में आपको सीधा हूबहू दिखेंगे। इसके साथ साथ जो दी जा रही व्याख्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे दर्जे के टू द पॉइंट सवाल देख रहे हैं, तो आइए आप हमारे साथ जुड़ें। हम अभी ऑफलाइन मऊरानीपुर झांसी स्वर्गेश्वर मंदिर रोड पे बैचेस चलाते हैं। आप चाहें तो जुड़ के इनका लाभ ले सकते हैं। हम बहुत ही जल्द आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे ही YouTube चैनल पे गिरिराज क्लासेस पर विजिट करें और वहां पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। ओके बेटा, पहला सवाल क्या कहता है हमसे? क्या कहता है छोटू? कुछ तो कहता है, तो आओ देखें क्या कहता है। न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है। न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है? न्यायिक मतलब जुडिशरी द्वारा पुनर्वलोकन, दोबारा किसी चीज को देखना। न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू। केवल भारत में, केवल यूएसए में, केवल यूके में, केवल यूएसए में। भारत और यूएसए में कहां है? भारत और यूएसए दोनों के दोनों जगह न्यायिक पुनर्वलोकन है। यूके में है क्या? ना, यूके में न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं है। यूके के बारे में एक बात कही जाती है कि यूके की संसद विश्व की सबसे ताकतवर संसद है। विश्व की सबसे ताकतवर संसद है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि यूके की संसद एक व्यक्ति का लिंग बदलने के अलावा बाकी सब कुछ बदल सकती है। ये तो सीधी सी बात है, यहां पर होगा नहीं। भारत और यूएसए दोनों में है और एक ऑप्शन यहां दे दी आपको, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन बेटा कौन सा सही हुआ? डी। क्लियर है? ध्यान से सुनते चलिए। कभी कभी यह भी आ जाएगा कि इसमें से किस देश के पास न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं है। किसके पास नहीं है? यूके के पास, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर? हाँ, यूनाइटेड किंगडम नहीं लिख के आएगा तो ब्रिटेन लिख के आएगा। क्लियर? आप जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का अंतर हमने ज्योग्राफी में बताया है। अगला बेटा, कोई भी संविधान संशोधन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह बेटा, इसके ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए हैं। इस सवाल को स्किप कर दीजिए, इसके ऑप्शन मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं बेटा। अगला, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या में कहा था अनुच्छेद 147 में था व्याख्या। 147 याद आ रहा है? क्लियर? किसको है? राष्ट्रपति को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, लोकसभा अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत एवं माननीय उच्च न्यायालय भारत को भी है। हालांकि अंतिम अधिकार किसको है? इन्होंने अंतिम पूछा, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अंडर आर्टिकल 147। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अगला, भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा गया है? किसे? बहुत आसान है, लेकिन क्या था सर इसमें कंफ्यूजन हो गया। राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय में हो गया। इसमें क्या चूज करें? इसमें आप चूज करें सर्वोच्च न्यायालय। किसको? इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर है? अगला, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारता में आते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारता में केंद्र और राज्य के बीच विवाद जो 131 में ओरिजिनल, ये था क्या? नहीं। राज्य के परस्पर विवाद? नहीं। मूल अधिकारों का प्रवर्तन? हाँ, मूल अधिकारों का प्रवर्तन किस किस के तहत? 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। क्लियर? ऑप्शन सी। ध्यान से सुनते चलिए।
सीधे सवाल मिलेंगे इम्तिहान में सीधे, और दी जा रही व्याख्या उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्याख्या एक तो याद रखने में भी हमें आसानी करती है, और इसके अलावा पेपर में सवाल भी आते हैं। अगला सवाल 636, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, क्लियर 32, क्लियर 32, क्लियर ऑप्शन डी। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? किसको है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या उपयुक्त सभी को? किसको है? राष्ट्रपति को। 143 सलाह मशवरा 143 किसको? 143 राष्ट्रपति को। क्लियर। अगला बेटा, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श, फिर से परामर्श अपनी पहल पर तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित है, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करे। किस पे? बी, जब मांगा जाए परामर्श तभी दिया जाएगा। जब मांगा गया परामर्श तभी दिया जाएगा, बिना मांगे परामर्श नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन बी। और अच्छा, क्या ये परामर्श बाध्यकारी है? बेटा परामर्श बाध्यकारी होता ही नहीं है। परामर्श बाध्यकारी होता ही नहीं है किसी चीज का हो, और ना तो सजेशंस ना तो रिकमेंडेशंस, दोनों के दोनों क्या नहीं होते हैं? बाध्यकारी कभी नहीं होते हैं। क्लियर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में स्थगित करने के चुनाव के निर्णय के अधिनियमता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया। भारतीय संविधान, अरे ये सब कहानी है, ये आपका समय बर्बादी। पूछना क्या चाह रहा है? क्लियर? राय 143 कहे कहीं? हाँ ये है। क्लियर 143। क्लियर 142, उस दिन क्यूरेटिव पिटीशन पड़ी थी, मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कोई फैसला दे सकता है पूर्ण न्याय करने के लिए, कोई फैसला दे सकता है पूर्ण न्याय के लिए। गौर करो, वो चंडीगढ़ मेयर वाला केस, वो 142 के तहत ही तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, 142 का इस्तेमाल करते हुए। क्लियर ऑप्शन। लेकिन इसका आंसर क्या? बी। इसका क्या बेटा? बी। क्लियर। अगला, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके? मतलब ट्रांसफर ऑफ केसेस, मतलब कोई भी वाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय, किसके पास है अधिकार? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अंडर आर्टिकल 139 ए के तहत, 139 ए के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास केवल। क्लियर। इंदिरा साहनी बना भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किसके विषय में था? इंदिरा साहनी बना भारत संघ का वाद क्या है? यह ओबीसी आरक्षण का वाद था। उसके संवैधानिकता और गैर संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह का मसला था, जिसमें 9 जजों की संविधान खंडपीठ बैठी थी, जिसमें यह कहा गया कि हाँ ये संवैधानिक है, हाँ ये संवैधानिक है। किसमें? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, मतलब 15 नौकरियों कह रहे हैं तो 16, 4 और 5 याद आ रहा? 16 1 और 2 क्या है? विभेद। 3 क्या है? वोमेन। 4 5 में क्या है? ओबीसी एससी एसटी। और 6 में क्या है? 6 में क्या है? ईडब्ल्यूएस। याद आ रहा है? यही बात 15 के लिए भी है, यही बात 15। हालांकि 15 में शिक्षा को लेके बात है, जबकि 16 में नौकरी को लेके बात है। क्लियर। इसका आंसर बेटा क्या होगा? ए। इसका आंसर ए। क्लियर। टीडीएसएटी के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है ट्राई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में, केवल सुप्रीम कोर्ट में। कहां दी जा सकती है टीडी सेट को? कहां? हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह इसके फैसले को चुनौती दी जा सकती है। क्लियर।
ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स, ये फ्रेंच शब्द है, ट्रिब्यून से आया है। कहां से? ट्रिब्यून से। क्लियर? ये किस आर्टिकल्स में? ट्रिब्यूनल 323 और 323 ए में। कहां है? 323 और 323 ए में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव। उसमें क्या है? अदर, अन्य। तो ये 323 में बैठेगा। क्लियर? इसका ऑप्शन बेटा क्या होगा? सी। इसका ऑप्शन सी। क्लियर? सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हुए थे? एस आनंद। ऑप्शन है कहीं? एस आनंद नहीं, कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह, कमल नारायण सिंह। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, कमल नारायण सिंह, के.एन. सिंह। पहले कौन थे बेटा? पहले हीरालाल झुंझुनवाला कानिया, हीरालाल झुंझुनवाला कानिया। वर्तमान कौन है? वर्तमान डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवेंद्र चंद्रचूड़ आज की डेट में। क्लियर? हालांकि इनके फादर साहब भी देश के 16वें चीफ जस्टिस थे, जो भारत के सबसे लंबे वक्त तक चीफ जस्टिस रहे थे। कब से कब तक रहे थे? कब से कब तक रहे थे? 1978 जुलाई से फरवरी 1985 तक 16वें चीफ जस्टिस रहे थे इनके फादर साहब, 7 साल लगभग। क्लियर? इन्हीं के फादर साहब के दौर में पीआईएल आया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जिसके जन्मदाता किसे माना जाता है? वी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती कौन? 7वें मुख्य चुनाव आयुक्त तो भारत के। प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। सब मैंने क्लास में बताया है। इसका ऑप्शन डी। सबसे कम वक्त के लिए कमल नारायण। अच्छा, कितने दिन? कुल 17 दिन। कुल 17 दिन, 25 नवंबर से लेके 12 दिसंबर। क्लियर? भारत के पूर्व मुख्य ने, अच्छा आ गया, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के बारे में 16वें थे। क्लियर? अभी देखा। सबसे लंबे वक्त तक थे, ये बात भी ठीक है। और उनकी नियुक्ति नीलम संजीवन रेड्डी। अब इसको कहते हैं बुद्धि के साथ आंसर तक पहुंचना। अगर आपको राष्ट्रपति याद होंगे तो 1977 में हम ठीक से देख पाएंगे। हाँ, नीलम संजीवन रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। बाकी के 3600 लोगों का पर्चा खारिज हो गया था। 36 नॉमिनेशन हुए थे, बाकी के सबका पर्चा खारिज हो गया था। नीलम संजीवन रेड्डी जीत गए थे। तो इसको कहते हैं आंसर तक पहुंचना। आंसर हमने अलग याद किए, वो अलग, दोनों को जोड़ के क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन तीनों ठीक है, ऑप्शन तीनों ठीक है। क्लियर? ऑप्शन ए। भारतीय नागरिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाई.वी. चंद्रचूड़। क्यों? क्योंकि पीआईएल की कब शुरू हुई? 1979 में एक हुसैना खातून का एक केस आया था, वहां से शुरू हुई। हुसैना खातून का एक केस आया था, उस केस से क्या शुरू हुई? पीआईएल। तो वाई.वी. चंद्रचूड़ कहां है? एम हिदायतुल्लाह, एम अहमदी, पी.एन. भगवती, एस आनंद। नहीं, चारों ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमसे मुख्य न्यायाधीश पूछे उस वक्त कौन थे। 1978 से 1985 तक वाई.वी. चंद्रचूड़ थे, और ये बात 1979 की है। तो इसका आंसर अलग से याद कर लीजिए। इसका आंसर वाई.वी. यशवेंद्र विष्णु चंद्रचूड़। क्लियर? क्लियर? किसके दौर में आया? अगर पूछे मुख्य न्यायाधीश उस वक्त कौन थे? कौन थे? वाई.वी. चंद्रचूड़। क्लियर? अगला बेटा, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? सी। जनहित याचिका में ऑप्शन सी। क्लियर? अगला बेटा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे? नहीं, वी.आर. कृष्ण अय्यर कभी भी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, लेकिन मुख्य न्यायमूर्ति कभी नहीं रहे हैं, तो ये बात गलत। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजननों को में से हाँ, ये बात ठीक है। 2 लोग थे, कौन कौन थे? वी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। कुल मिला के ये 2 लोग हैं जिन्हें भारत में पीआईएल का जन्मदाता माना जाता है। 99% केस में हमेशा पी.एन. भगवती ऑप्शन में आएगा। अगर पी.एन. भगवती नहीं आता है
तो वी आर कृष्ण अय्यर आएगा, वी आर कृष्ण अय्यर। अब इसमें तीन बातें एक साथ एक मुश्त याद रखेंगे। बात नंबर एक कि उस वक्त भारत का चीफ जस्टिस कौन था जब यह आए, कौन थे, वाई चंद्रचूड़। लेकिन लाए कौन, वी आर कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती। क्लियर। अगला बेटा, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है, ठीक बात। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंचना, हाँ दोनों ठीक है, वो भी कारण के साथ, कथन और कारण के साथ दोनों ठीक है। ऑप्शन ए। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। अच्छा, पीआईएल कहां से निकला है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए, यूके, यूएसए। पीआईएल कहां से निकला है, यूएसए। क्लियर। अगला बेटा, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत की, अभी तो पढ़ा यूएसए, किसमें, यूएसए। क्लियर बेटा। अगला, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनर्वलोकन से या न्यायिक स्वतंत्रता से, किससे है, जनहित याचिका से। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल एडवेंचरिज्म नहीं हो जाना चाहिए। क्या, एडवेंचरिज्म। ये किसने कहा था, एएस आनंद साहब ने। किसने, एएस आनंद। ऑप्शन में है कहीं, पीएन भगवती, हाँ एएस आनंद ऑप्शन बी में है, एएस आनंद ऑप्शन बी में है। क्लियर। क्लियर। रंजन गोगोई याद आ रहा है, दीपक मिश्रा भी याद आ रहा है। दीपक मिश्रा के खिलाफ वही आ रहा था, क्या कहते हैं, उनको हटाने के लिए 124 4 और 5 में लिखा है हटाने के लिए, पद से हटाया जाना। ऑप्शन। अच्छा, अगला सवाल, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान व अन्य मुकदमा संबंधित महिलाओं की तबादला नीति से कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश के समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए उत्पीड़न की रोकथाम। ऑप्शन डी। विशाखा केस 1997 में एक गाइडलाइन आई थी। एक महिला थी भवरी देवी 1992 में, जिसका बलात्कार हुआ था, जिसमें विशाखा नाम के एक एनजीओ ने पीएल दाखिल की थी, जिसका फैसला 1997 में आया। और क्या कहा गया, क्या कहा गया, महिलाओं को कहां, कार्यस्थल पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये कब तक चलती रही गाइडलाइन, 2013 तक, निर्भया केस तक, उसके बाद एक्ट आया है। इसका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी। अगला बेटा, हाल ही में भारत की संसद में ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के निर्णय को समर्थन दिया, जिसके 3 तलाक के बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया गया। 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, एक स्पेशल बेंच बनी थी, जिस स्पेशल बेंच में 5 धर्म के 5 जज आए थे, जिन्होंने क्या कहा, क्या कहा, तलाक ए बिद्दत को खत्म। तलाक ए बिद्दत क्या होता है, क्या होता है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, मतलब ऑन द स्पॉट आप एक व्यक्ति को 3 बार तलाक 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 बोल दे, सेवा समाप्त। ठीक, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक है। ऑप्शन डी, किसमें, 2017। अगला बेटा, अच्छा वो वाला केस कौन सा था, सायरा बानो वाला केस बेटा, कौन सा था, सायरा बानो। कौन सा केस था बेटा, सायरा बानो। कौन सा, सायरा बानो। कौन सा, सायरा बानो केस। क्लियर। हालांकि 1985 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कहा था, तब यूसीसी की बात उठी थी। क्लियर। वो कौन सा था, वो शाहबानो, वो शाहबानो। कौन, वो भोपाल वाली शाहबानो, वो अलग है, ये सायरा बानो अलग है, ये 2 अलग महिलाएं। क्लियर। सायरा बानो का 2017 है। क्लियर। अगला, जब हम यूसीसी पढ़ते हैं तो यूसीसी के केस में हम पढ़ते हैं कौन सा, सायरा बानो केस। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जिसको अभी अभी कौन लाया, कौन लाया, उत्तराखंड। कौन लाया, उत्तराखंड। किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। क्लियर। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजरा बंद तोता है। बहुत फेमस सीबीआई को क्या कह दिया था, पिंजरा बंद तोता। किसमें, कोलगेट में। किसमें,
कोलगेट स्कैम में। किसमें? कोलगेट, मतलब कोल का जो, अच्छा कोल का तथा कथित था, कारण में तथा कथित क्यों कह रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अंततः कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, सबके सब छूट गए। केवल और केवल एक माहौल बना, तमाम बने फलाना 2000 करोड़, 10 लाख करोड़, ये करोड़ वो। आप गौर करो, जितने भी उस देश में भ्रष्टाचारी थे, उस दौर में भ्रष्टाचारी थे, जितने लोगों को भ्रष्टाचारी कहा गया था, उनको सबको कहां ले लिया गया? आपको सबको पता है। तो इस राजनीति से बिल्कुल दूर रहें। ये आरोप प्रत्यारोप का खेल लगता है। आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है पॉलिटी पढ़ना। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनसे दूर रहना है। क्लियर? क्लियर? उस और गौर करो, उस दौर में जितने भी भ्रष्टाचारी कहे जा रहे थे, जितने भी परिवारवादी, ये सब के सब वहीं पहुंच गए घूम फिर के। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन डी। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समलैंगिकता, भारतीय दंड संहिता की धारा 377। क्लियर? भारतीय संविधान की 377 नहीं, अनुच्छेद 277 नहीं। ऊपर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला बेटा, किस कानून, अच्छा एक और बात बेटा उस सवाल में समझो। हाँ, ये इन्होंने केंद्रीय अन्वेषण शाखा कहा है, केंद्रीय अन्वेषण शाखा कहा है। केंद्रीय अन्वेषण शाखा का हमको सबको लगता है क्या कि ये किसके अंडर आनी चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर आनी चाहिए। लेकिन ये बेटा मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर नहीं आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन एंड पर्सोनल। किसके? कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय के मंत्रालय। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखना। हर व्यक्ति को यह लगता है कि सीबीआई अमित शाह के अंडर नहीं, अमित शाह के अंडर नहीं आती है। सीबीआई सीधे मोदी जी के अंडर आती है, मोदी जी को रिपोर्ट करते हैं। क्लियर? सीबीआई का मैंने अपॉइंटमेंट भी बताया था। कौन करता है? लोकसभा का एक विपक्ष का नेता। इसके अलावा चीफ जस्टिस इंडिया, अगर वो नहीं है तो सबसे बड़े न्यायाधीश, और अगर वो, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तीन लोग, ये बात बिल्कुल क्लियर रखें। सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है, सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके? सीधा मोदी जी के हैंड में है। हालांकि उसके जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, जो उधमपुर से सांसद है। क्लियर? कश्मीर के उधमपुर। क्लियर? अगला बेटा, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाँ, ये देख लिया है, ए। अगला बेटा, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में? 348 बताया था मैंने। कहीं लिखा कहीं लिखा बेटा उच्चतम कानून 1966, भारतीय संविधान 145 नहीं, भारतीय संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा 348 से लिखा है। 348 में ही तो कार्यवाही लिखी है कि किस अनुच्छेद के तहत होगी। 343 में केंद्र की भाषा, 344 में कमेटियां, 344 में बेटा कमेटियां, 345 में केंद्र और राज्य, 348 में ये कौन? सुप्रीम कोर्ट की भाषा या हाई कोर्ट की भाषा। क्लियर? अगला बेटा, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया। मतलब यह कहा गया कि जो राज्यपाल वो निर्वाचित नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? निर्वाचित नहीं होंगे। क्यों कहा गया? इसका तात्पर्य होता है कि एक और चुनाव होना पड़ेगा। ठीक है, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता नहीं। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से, हाँ, जब वो चुन के आते तो मानेगा नहीं, मानता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। हाँ, ये बात ठीक है। जब संसदीय प्रणाली के अधीन ही काम करना था तो राष्ट्रपति जो कह रहा है उसे मानो। 1, 3, 4 है, हाँ है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? कौन है? राज्यपाल। कार्यकारी अध्यक्ष किसमें है? राज्यपाल 154 में, 154 में। ऑप्शन बी। और आज का अंतिम सवाल बेटा, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है? 155 में, 155। मैंने कहा पी से 55, पी से 55, पी। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट की स्पेलिंग में मैंने डबल पी फंसाए थे। पी से 55, पी से 55।
किसमें? राज्यपाल की 155 में नियुक्ति है। क्लियर। 156 में क्या है? कार्यकाल, मतलब उसका कुल कितना कार्यकाल रहेगा। 154 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकारिणी अध्यक्ष। 153 में क्या है? एक राज्यपाल होगा राज्य में। क्लियर। ये बेटा आपके सभी के सभी क्या है? उत्तर। ये आपके सभी के सभी उत्तर। ध्यान से इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लगातार रिवाइज करें। आप हमारी गिरिराज क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से जुड़े, लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।